हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। एक ऐसा केस जिसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के प्रोसीजर को ही बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का साइटेशन है 1993 INSC 318। 1993 ईयर है और INSC जो है उसका मतलब है इंडिया सुप्रीम कोर्ट, और 318 जो है नंबर ऑफ जजमेंट इन दिस ईयर वो है। ये जो है न्यूट्रल साइटेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। ये पूरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सुना गया था और इस डेट ऑफ जजमेंट जो है वो 6 अक्टूबर 1993 है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसमें 9 जजेस थे। तो सबसे पहले हम इस केस में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इस केस के इश्यूज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इस केस का जजमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 रेफर टू एज अ सेकंड जज केस। इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस को सेकंड जजेस केस भी कहा जाता है। was a landmark decision by the Supreme Court of India that redefined the process of judicial appointment and asserted the independence of judiciary. इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना लैंडमार्क डिसीजन दिया उससे जो है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की परिभाषा थी वो जो है बदल गई बिल्कुल ही इस केस की वजह से। इट इज़ पिवटल इन द इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। अब इसी पूरे केस की वजह से जो है इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। द टर्म कंसल्टेशन इन आर्टिकल 124 एंड 217 of this Constitution of India was interpreted to mean effective consultation with the judiciary. अब यहाँ पे इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन जो कि आर्टिकल 124 में और 217 में दिया हुआ है उसकी जो परिभाषा दी, उसका जो इंटरप्रिटेशन किया, व्याख्या करी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो कंसल्टेशन का मतलब है वो जो है इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसमें जो जुडिशरी जो अपना जो भी कंसल्ट जो भी देगी अपने रिकमेंडेशन वो ही जो है उसी की प्राइमेसी होगी, वही ऊपर रहेगा। एंड द एग्जीक्यूटिव कुड नॉट ओवरराइड द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो जो है जुडिशरी के रिकमेंडेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, ये इस पूरे केस में कहा गया। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। इन SP Gupta, the majority of the judges took the view that opinion of the Chief Justice of India did not have primacy in the matter of appointment of judges of the Supreme Court and High Court. तो अब ये पूरा केस जो है वो स्टार्ट होता है SP गुप्ता वाले केस से। तो अगर आप में से किसी ने भी जो है पुराना प्रीवियस फर्स्ट जजेस केस जो था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको SP गुप्ता वाला केस मिल जाएगा फर्स्ट जजेस। पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि जब आप वो केस देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस केस में क्या हुआ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो SP गुप्ता वाला केस होता है उसमें 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जो कि ये डिसीजन देती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, अगर एग्जीक्यूटिव की जो डिसीजन लेगा या प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से होगा तो वो जो है अपर हैंड में रहेगा, उसकी जो प्राइमेसी होगी। तो यहाँ पे कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिड नॉट हैव प्राइमेसी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट द प्राइमेसी वाज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट which was to take the decision after consulting all the constitutional functionaries, and the central government was not bound to act in accordance with the opinion of all constitutional functionaries consulted. तो इस केस में यही कहा गया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके पास जो है प्राइमेसी है, वो जो है ये पूरा का पूरा राइट है कि जजेस का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर किस तरीके से करना है वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और जो कंसल्टेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनसे कंसल्ट तो किया जाएगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड नहीं है उनका ओपिनियन मानने के लिए। ये SP गुप्ता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना डिसीजन दिया था। बट it was also held that in SP Gupta case, the matter regarding appointment of adequate number
of judges was non-justiciable and therefore could not be enforced by the court. अब इसी एसपी गुप्ता वाले प्रीवियस केस में, फर्स्ट जजेस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि जो एडिक्वेट नंबर है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस का, वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जाकर के जो है कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के केस नहीं डाल सकता है कि भाई हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो कम है, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, या फिर जो जजेस उनकी संख्या कम हो गई है तो उनका अपॉइंटमेंट हो, तो ये नॉन जस्टिसिएबल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन में। Writ petition filed by the Supreme Court Advocate on Record Association and another writ petition filed by a senior advocate be referred to a larger bench for reconsidering the correctness of the majority view in SP Gupta versus Union of India 1982 case. Accordingly, this matter was referred to 9 judges bench. अब यहाँ पे जब SP गुप्ता वाला का जजेस का केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये सब दे देता है, तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जो है वो पिटीशन फाइल करती है, वो रिट पिटीशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में, और भी जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी रिट पिटीशन डालते हैं कि जो एसपी गुप्ता वाला केस है उसको दोबारा से सुना जाए, उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि सबको ये लगता है कि इससे जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको हार्म हो रहा है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेगी जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का, तो उससे जो है बैलेंस नहीं बन पाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। तो इसलिए जो है ये सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इस पूरे मैटर को 9 जजेस बेंच को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। 9 जजेस को इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस केस था फर्स्ट जजेस वाला एसपी गुप्ता, वो 7 जजेस बेंच ने सुना था, तो अगर उसको ओवररूल करना है या उससे अलग कोई डिसीजन देना है तो उससे अपर बेंच होनी चाहिए, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाई जाती है वो 9 जजेस की बेंच बनाई जाती है। अब इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इशू तो यही होता है कि वेदर प्राइमेसी ऑफ द ओपिनियन of the Chief Justice of India in regard to the appointment of the judges to the Supreme Court and the High Court, and in regard to the transfer of High Court judges and Chief Justice. तो सबसे पहला सवाल तो इस पूरी पिटीशन में यही होता है कि भाई जो प्राइमेसी है ओपिनियन की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करने के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो रहे हैं, उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जुडिशरी जो है उसको जो है प्राइमेसी दी जाए, उसका अपर हैंड हो। नेक्स्ट इज वेदर justiciability of these matter including the matter of fixation of judges strength in the high court. अब दूसरा जो इसमें इशू होता है वो यही होता है कि भाई जो हाई कोर्ट्स में जो जजेस के जो स्ट्रेंथ है उसको लेके जो भी केस है वो डाला जा सके और वो जस्टिसिएबल हो। तो अब हम इस केस का जजमेंट देख लेते हैं। इन अ हिस्टोरिक 7-2 majority verdict, the Supreme Court overruled the decision in SP Gupta versus Union of India, reshaping the process of judicial appointment. अब ये जो पूरा केस है इसमें 9 जजेस की बेंच होती है, जिसमें कि 7 लोग जो मेजॉरिटी से जो है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जो डिसीजन होता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला उसको ओवररूल्ड कर देता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके जो ये पूरा केस चल रहा है, द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि भाई जो भी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, प्रेसिडेंट जो है बाउंड होंगे कि वो उसी पे ही अपना डिसीजन दे, उसी पे ही फैसला लें, प्रोवाइडेड द चीफ जस्टिस अराइव्स एट दिस ओपिनियन थ्रू ड्यू कंसल्टेशन विद हिज कलीग जस्टिस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भाई चीफ जस्टिस जो है वो अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, और जो उनके जो कलीग जजेस है वो भी जो है उस कंसल्टेशन में शामिल होंगे, उनसे ही मतलब राय मशवरा करके वो किया जाएगा, उसी को ही आज हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें टोटल 5 जजेस होते हैं, 1 जो है चीफ जस्टिस होते हैं और 4 जो है सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो होते हैं। तो 5 जजेस का कॉलेजियम बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस के अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के लिए। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज एन इंटीग्रेटेड participatory consultative process for selecting the best and most suitable person available for appointment. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस के अपॉइंटमेंट करने हैं वो पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है। तो मतलब उस तरीके से जो है आपस में हम जो डिस्कस करेंगे कॉलेजियम सिस्टम में, और जो बेस्ट होगा मोस्ट सुटेबल होगा उसी का ये नाम हम रिकमेंड करेंगे, और ये हमसे बेहतर और कौन, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन में कहता है कि भाई हम ज़्यादा अच्छे से बेस्ट डिजर्विंग जो कैंडिडेट है उनको देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कोई भी जब डिसीजन देते हैं या फिर किसी भी कोई भी उनके पास केस आता है तो ऑलमोस्ट
पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो नीचे से ही वो केस आता है। जैसे कि पहले हाई कोर्ट में कोई केस गया, अगर उससे कोई भी जो है सहमत नहीं है, फिर वो पार्टी जो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने जब भी वो कोई केस सुनते हैं तो उसमें वो जरूर देखते हैं कि नीचे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना डिसीजन दे रहे हैं। तो वो उसी में ही जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन जजेस ऐसे हैं जो मतलब इतने कैपेबल है और इस तरीके के उनके अंदर है क्षमता कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकें और यहाँ पे भी जो है अपना जो काम है वो कर सकें। तो इसलिए वो जो है प्रोसेस उनका चलता रहता है। जो 24 घंटे वो केसेस सुन रहे हैं उसमें भी वो जो है बेस्ट कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये इन जजेस के अंदर जो है कैपेबिलिटी है और ये ठीक लग रहे हैं, तो वो अपना जो है माइंड बना लेते हैं एक तरीके से। In the event of conflicting opinion by the constitutional functionaries, the opinion of the judiciary, symbolized by a view of the Chief Justice of India and formed in the manner indicated, has primacy. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ साफ अपने जजमेंट में इस केस में ये कह देता है कि भाई जो भी डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, जुडिशरी का होगा, वो जो है उसी को ही प्राइमेसी होगी और वही माना जाएगा। नो अपॉइंटमेंट of any judge to the Supreme Court and High Court can be made unless it is in conformity with the opinion of Chief Justice of India. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगा जिसकी की कन्फर्मिटी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना दी हो या फिर उनसे ओपिनियन ना लिया गया हो। अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस of the Chief Justice of India should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा वो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही जो है होल्ड करेंगे ऑफिस को। इस इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इमरजेंसी के टाइम और इमरजेंसी से पहले जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है इस जो एक तरीके से जो है प्रोटोकॉल बोल लीजिए या प्रथा बोल लीजिए तो उसको तोड़ दिया था और जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाते हुए किसी दूसरे जो सेकंड थर्ड नंबर के थे उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। और ऐसा ही जो है इमरजेंसी के टाइम पे भी हुआ जिसमें कि एच आर खन्ना जो थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनकी जगह किसी और जूनियर को बनाया गया, जिस वजह से एच आर खन्ना जो थे जस्टिस एच आर खन्ना उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। The opinion of the Chief Justice of India has not mere primacy, but is determinative in the matter of the transfer of High Court judges and Chief Justice. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जो प्राइमेसी है वो रहेगी और हाई कोर्ट के जो जजेस के जो ट्रांसफ़र ये होंगे उनका ओपिनियन जो है वो लेना जरूरी है और वही जो है कन्फर्म माना जाएगा। Consent of the transferred judges and Chief Justice is not required for either the first of any subsequent transfer from one high court to another. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता है कि ट्रांसफर के टाइम में जो है किसी भी जज या चीफ जस्टिस का जो हाई कोर्ट्स में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई ट्रांसफर होता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार जजेस अपॉइंट हो गए वो वही रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका जो ट्रांसफर के टाइम में जो जो कंसेंट की रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी जिसकी वजह से एचपी गुप्ता का पूरा केस स्टार्ट हुआ, तो वो जो है उसकी ज़रूरत है नहीं और किसी भी जज से कंसेंट नहीं ली जाएगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया को लगता है तो वो जो है ट्रांसफ़र किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के जज का। एनी मैटर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नॉट टू बी डीम्ड टू बी प्यूनेटिव एंड सच ट्रांसफ़र इज़ नॉट जस्टिसेबल ऑन एनी ग्राउंड। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता है कि जो रिकमेंडेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उसको जो है किसी भी तरीके की सज़ा ना समझा जाए। जैसे किसी भी अगर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो रहा है तो सज़ा के तौर पे नहीं देखा जाएगा और जो ट्रांसफ़र है वो नॉन जस्टिसेबल होगा किसी भी ग्राउंड पे, मतलब कि कोई भी उस जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी हाई कोर्ट के जजेस का जो कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशन से हो रहा है उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में। Fixation of judges' strength in the High Court is justiciable but only extent and in manner indicated. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में ये भी कह देता है इस केस में कि जो हाई कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ का मामला था कि भाई अगर कोई मतलब जजेस की स्ट्रेंथ कम है तो कोई भी जो है केस डाल सकता है कि भाई जजेस की संख्या कम है और इसकी वजह से जो है पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जो है जस्टिसेबल है, आप कोई भी जो है कोर्ट में केस डाल सकता है अगर जजेस की संख्या उसको लगता है कि उसके हाई कोर्ट में कम है तो ये जो है जस्टिसेबल है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सोशल मीडिया जो हमारे पेजेस हैं इनको भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आपको ये पूरी केस स्टडी कैसी लगी
वो जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा पूरे। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।